नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचिए एक एक लगभग 600 किलोमीटर लंबी हरी भरी दीवार है जो रेगिस्तान को आपके शहर तक आने से रोकती है। एक ऐसी दीवार जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती है और दिल्ली जैसे शहर को सांस लेने के लिए साफ हवा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अरावली है। लेकिन सालों से इस दीवार में अवैध खनन की सेंध लगाई जा रही थी, इसे इसे खोखला किया जा रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े आदेश ने इस दीवार को बचाने के लिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया है। आज हम इसी कवच की परतों को खोलकर देखने वाले हैं। हमारी ये पड़ताल दिसंबर 2025 की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नए नियम क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि इन नियमों के पीछे की सोच क्या है, ये जमीन पर कैसे काम करेंगे और क्या ये वाकई अरावली को बचाने के लिए काफी हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं अरावली के महत्व से। ये सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं है, ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 37 जिलों से गुजरती हैं। इन्हें थार रेगिस्तान के सामने एक एक प्राकृतिक ढाल माना जाता है और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये हरे फेफड़े हैं जो प्रदूषण को सोखते हैं। बिल्कुल। और इसी महत्व की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा। अदालत ने अपने फैसले में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बेहिसाब और गैर कानूनी खनन देश की पारिस्थितिकी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। हाँ, असल समस्या ये थी कि हर राज्य के अपने अपने नियम थे, या कहिए कि नियम थे ही नहीं। एक राज्य में जो चीज गैर कानूनी थी, सीमा पार करते ही दूसरे राज्य में वो शायद कानूनी हो जाती थी। इस बिखराव का फायदा खनन माफिया उठा रहे थे। इसीलिए एक ऐसी नीति की जरूरत थी जो चारों राज्यों पर एक समान रूप से लागू हो। ये बात तो सोचने वाली है कि इतने जरूरी इकोसिस्टम के लिए हमारे पास कोई एक जैसी परिभाषा तक नहीं थी। मुझे पता चला है कि इन नए नियमों से पहले सिर्फ राजस्थान ही ऐसा राज्य था जिसके पास ये बताने के लिए कोई औपचारिक नियम था कि अरावली पहाड़ी किसे माना जाएगा। सही कहा आपने। और वो नियम भी जो 2002 की एक रिपोर्ट पर आधारित था, उसमें भी कमियां थीं। नियम कहता था कि कोई भी जमीन जो आसपास की सतह से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो, वो पहाड़ी है और वहां खनन नहीं हो सकता। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ा लूप होल, एक बड़ी कानूनी खामी पैदा हो गई थी। अच्छा, वो क्या थी? 100 मीटर का नियम तो काफी स्पष्ट लगता है। यही तो सारा खेल था। देखिए, मान लीजिए एक पहाड़ी 120 मीटर ऊंची है, तो खनन कंपनियां क्या करती थी, वो बहुत चालाकी से उस पहाड़ी की चोटी को, यानी 100 मीटर से ऊपर के हिस्से को हाथ भी नहीं लगाती थी। ओके। वो ठीक उसके नीचे 90 मीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ से पहाड़ी को काटना और खोखला करना शुरू कर देती थी। अरे, कानूनी तौर पर वो सही थे, क्योंकि वो पहाड़ी को 100 मीटर से ऊपर के हिस्से को नहीं छू रहे थे, लेकिन हकीकत में वो उस पहाड़ी की नींव को ही खत्म कर रहे थे। मतलब जड़ें ही काट रहे थे। बिल्कुल। नतीजा, ऊपर से देखने पर पहाड़ी हरी भरी दिखती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह कमजोर हो चुकी होती थी। बस बस गिरने का इंतजार करती। ये एक तरह की कानूनी चोरी थी। वाह। मतलब नियमों के रहते हुए भी अरावली की जड़ें खोदी जा रही थीं। बिल्कुल। तो जाहिर है इसी चोरी को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की अगुवाई में एक कमेटी बनी होगी जिसमें सभी राज्यों और वैज्ञानिक संस्थाओं के लोग शामिल थे। बिल्कुल। उस कमेटी का सबसे बड़ा काम था एक ऐसी परिभाषा बनाना जो वाटर टाइट हो, जिसमें कोई हेरफेर ना कर सके। कमेटी ने 100 मीटर वाले नियम को तो आधार बनाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जिसने जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। तो अब नई परिभाषा क्या कहती है? ये पहले से कैसे अलग है? अब दो नई और बहुत अहम परिभाषाएं हैं। पहली है अरावली पहाड़ी की। इसके मुताबिक 100 मीटर से ऊंची कोई भी जमीन तो पहाड़ी है ही, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसमें सिर्फ चोटी ही नहीं, बल्कि उस पहाड़ी को घेरने वाली सबसे निचली कंटूर लाइन के अंदर आने वाला पूरा इलाका। पूरा इलाका? हाँ, उसकी हर ढलान, हर चट्टान, सब कुछ पहाड़ी का हिस्सा माना जाएगा, भले ही ढलान की ऊंचाई 100 मीटर से कम क्यों ना हो। अच्छा, तो मतलब अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ पहाड़ी के पैर काट रहा हूँ, चोटी को तो छुआ भी नहीं। अब जड़, तना, ढलान सब कुछ एक ही इकाई है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये गेम चेंजर है। ये उस कानूनी चोरी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब आप पहाड़ी को हिस्सों में नहीं देख सकते। वो एक पूरी पारिस्थितिक इकाई है और उसकी सुरक्षा भी पूरी ही होगी। और एक दूसरी परिभाषा अरावली रिज की भी है।
उसमें 500 मीटर का जिक्र है, वो क्या है? वो भी उतना ही जरूरी है। जब 2 या 2 से ज्यादा ऐसी अरावली पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में हों, तो उन्हें मिलाकर अरावली रिज या पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। अच्छा। और इसमें सिर्फ वो पहाड़ियां ही नहीं, बल्कि उनके बीच की जमीन, वो घाटियां और गलियारे भी शामिल होंगे। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा वन्य जीवों को होगा। आप सोचिए, जानवर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए बीच की घाटियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उनके कॉरिडोर्स होते हैं। बिल्कुल, ये उनके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं। पहले खनन कंपनियां 2 पहाड़ियों के बीच की जमीन पर खनन शुरू कर देती थी, जिससे जानवरों का रास्ता बंद हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकता। ये नियम सिर्फ पहाड़ियों को नहीं, बल्कि पूरे लैंडस्केप को, उस पूरे नज़ारे को एक साथ जोड़ कर देखता है और उसकी सुरक्षा करता है। कमाल है। मतलब जैसे आप सिर्फ अपने घर के कमरों को नहीं बचाते, बल्कि उन्हें जोड़ने वाले गलियारों को भी सुरक्षित रखते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो मतलब अब कागज पर पहाड़ी किसे कहेंगे, ये पूरी तरह साफ हो गया है। कोई भी चालाकी से नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। परिभाषा तो एकदम वाटर टाइट बना दी है। लेकिन मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ परिभाषा बना के ही नहीं रुका होगा, कुछ सख्ती भी तो की होगी। बिल्कुल, परिभाषाएं तो नींव है, असली इमारत तो सख्त नियमों और उनके पालन से बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई ढील नहीं दी है। तो क्या है वो बड़े और सख्त निर्देश? सबसे पहला और सबसे बड़ा निर्देश है, अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खदान को मंजूरी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी नई खदान पर? हाँ, ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE पूरे अरावली के लिए एक टिकाऊ खनन प्रबंधन योजना, एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं कर लेती। और दिलचस्प बात यह है कि ये योजना झारखंड के सारंडा जंगलों के मॉडल पर बनेगी। हाँ, सारंडा, जो कभी अवैध खनन से तबाह हो गया था, वहां एक ऐसा मॉडल बनाया गया जहां खनन की इजाजत तो है, लेकिन बेहद सख्त इकोलॉजिकल नियमों और स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ। तो सरकार उसी सीख को अब अरावली में आजमाना चाहती है। दूसरा बड़ा कदम है कुछ इलाकों को नो गो जोन घोषित करना। नो गो जोन मतलब इन जगहों पर खनन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसमें सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, उनके चारों ओर का 1 किलोमीटर का बफर जोन और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात जोड़ी गई है, कैंपा फंड से लगाए गए जंगल। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कैंपा फंड वो पैसा होता है जो किसी कंपनी को जंगल की जमीन पर कोई प्रोजेक्ट चलाने के बदले में सरकार के पास जमा कराना पड़ता है, ताकि उस पैसे से कहीं और जंगल उगाया जा सके। बिल्कुल। तो सरकार का कहना है कि जिस जमीन को हमने एक बार जंगल उगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, उसे दोबारा खनन के लिए नहीं खोदा जा सकता। ये एक तरह से उस जमीन को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता है। ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इससे उन हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा जो खनन के काम से जुड़े हैं? क्या हम पर्यावरण बचाने के चक्कर में एक आर्थिक संकट तो पैदा नहीं कर रहे? ये एक बहुत जरूरी और संवेदनशील सवाल है, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संतुलित रास्ता अपनाया है। अब ध्यान दीजिए, रोक सिर्फ नई खनन लीज पर लगी है। अच्छा, सिर्फ नई लीज पर? हाँ, जो खदानें पहले से चल रही हैं उन्हें एकदम से बंद नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें अब इन नए और सख्त नियमों के दायरे में लाया गया है। अगर वो जरा भी लापरवाही करते हैं तो उनकी पर्यावरण मंजूरी रद्द कर दी जाएगी। इसका मकसद विकास को रोकना नहीं, बल्कि अंधाधुंध विकास को सतत विकास में बदलना है। क्या इन नियमों में कोई छूट भी है, मतलब किसी भी तरह की? एक बहुत ही सीमित छूट रखी गई है। देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कुछ रणनीतिक और परमाणु खनिजों जैसे यूरेनियम, लिथियम, इनके खनन की इजाजत कुछ मामलों में दी जा सकती है। लेकिन ये कोई खुली छूट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। इन मामलों में भी बाकी सभी सुरक्षा उपाय और नियम उतनी ही सख्ती से लागू होंगे। ठीक है, तो परिभाषाएं बन गई, नियम भी आ गए, लेकिन भारत में असली चुनौती तो इन्हें जमीन पर लागू करने की होती है। बिल्कुल सही। अवैध खनन करने वाले लोग, जिन्हें हम खनन माफिया कहते हैं, वो बहुत शातिर होते हैं। उनसे कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल सही सवाल है, और इसीलिए इस बार सिर्फ कागजी नियम नहीं बनाए गए, जमीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब निगरानी पुराने तरीकों से नहीं हो रही, रात में भी देख सकने वाले ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगाए गए हैं, हर खदान के गेट पर हाईटेक कांटे लगे हैं ताकि 1 किलो पत्थर भी बिना हिसाब के बाहर न जा सके। और ट्रकों की आवाजाही पर कैसे नजर रखी जा रही है? हर ट्रक में GPS और ई-चालान सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है।
मतलब कंट्रोल रूम में बैठे बैठे पता चल जाता है कि कौन सा ट्रक कहाँ जा रहा है और उसमें क्या लदा है। अच्छा। अगर कोई ट्रक अपने रास्ते से भटकता है या बिना ई चालान के पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है। ये एक तरह की इकोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है, जहां टेक्नोलॉजी के जरिए हर अवैध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। टेक्नोलॉजी के अलावा इंसानी दखल भी तो जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल। हर जिले में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इसमें जिला कलेक्टर से लेकर वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अवैध रास्तों को बंद करने के लिए बड़ी बड़ी खाइयां खोदी जा रही हैं। और आम लोग, क्या वो भी मदद कर सकते हैं? हाँ, आम लोगों के लिए टोल फ्री शिकायत लाइनें और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, ताकि कोई भी नागरिक कहीं अवैध खनन होते देखे तो तुरंत खबर कर सके। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि अब अरावली की सुरक्षा के लिए एक मजबूत, वैज्ञानिक और पारदर्शी एक किला तैयार हो गया है। हम अलग-अलग राज्यों के बिखरे हुए प्रयासों से आगे बढ़कर एकीकृत पूरे लैंडस्केप को बचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सरकार की नीयत साफ दिखती है, पर्यावरण की सुरक्षा और देश के विकास के बीच एक संतुलन बनाना। आपको पता है, ये पहाड़ियां पृथ्वी के सबसे पुरानी संरचनाओं में से हैं। हाँ, हिमालय से भी पुरानी। हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी। ये तब से हैं जब भारत एशिया से टकराया भी नहीं था, और हम इंसानों ने महज 50-60 साल के लालच में इन्हें खत्म करने की कगार पर ला दिया था। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये हमारी पीढ़ी के लिए अपनी उस गलती को सुधारने का एक मौका है। इन नए नियमों, सख्त निगरानी और लगातार चल रहे पेड़ लगाने के अभियानों को देखकर उम्मीद तो जगती है कि अरावली को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में बचा लिया जाएगा। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि अरावली के लिए जो नई खनन योजना बनेगी वो झारखंड के सरांडा जंगलों के मॉडल पर आधारित होगी। सरांडा में सफलताएं भी मिली और कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। तो सोचने वाली बात यह है कि सरांडा के उस मुश्किल सफर से अरावली के भविष्य के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, आम नागरिक इस नई योजना के बनने की प्रक्रिया में कैसे शामिल हो सकते हैं, ताकि ये योजना सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी पर्यावरण और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी के बीच सही संतुलन बना सके। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।